उस बेटी को ही उदंड बता दे रहे हैं, उसको ही कैरेक्टरलेस बता दे रहे हैं। और पता नहीं कैसी मानसिकता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारे पुलिस सिस्टम की और गवर्नमेंट अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस में हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों, ये लोग कभी भी संवेदनशील तरीके से काम नहीं करते। आज जब पता चला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो फोन कॉल्स आने शुरू हो गए। अगर ये पहले ही ये कर लेते तो शायद हम लोगों को ये स्टेप नहीं उठाना पड़ता। अब मैं कहूंगी कि जो रेप लॉ है उसमें ये प्रोविजन है कि कोई भी पीड़िता अगर आकर के ये बताती है पुलिस को कि उसके साथ किसी ने उसकी कंसल्ट के बिना, उसकी सहमति के बिना उससे जबरदस्ती की है, तो वो इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च करेगा। ये गाइडलाइन। लेकिन ये लोग उल्टा क्या कर रहे हैं, उस बेटी को ही उदंड बता दे रहे हैं, उसको ही कैरेक्टरलेस बता दे रहे हैं। और पता नहीं कैसी मानसिकता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारे पुलिस सिस्टम की और गवर्नमेंट की कि कोई बेटी अगर शादीशुदा है तो क्या उसका रेप नहीं हो सकता? अगर उसके शादी हो गई है और उसका बेबी भी है तो उसका रेप नहीं हो सकता है? अगर उसके पति ने छोड़ दिया और वो कहीं पर भी मूव कर रही है, उसके साथ कोई भी व्यक्ति अगर बलात्कार कर रहा है तो उसको रेप नहीं कहेंगे आप? तो मेरा जो मानना है इस पूरे केस में, इमीडिएटली बिहार सरकार को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। सो वोटो कॉग्निजेंस माननीय यहाँ के पटना जो हाई कोर्ट है वो ले चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट जो है, जो उस डिपार्टमेंट से मैं भी आती हूँ, जुडिशरी में मैं भी एडवोकेट हूँ, तो मेरा भी ये दरख्वास्त रहेगी और प्रार्थना रहेगी कि एक प्रॉपर तरीके से कमेटी गठित की जाए जिसमें महिला विकास मंच को रखा जाए, इसकी टीम को रखा जाए, एसआईटी गठित की जाए और हाई कोर्ट अपने सुपरविजन में इस केस को देखे। और इस केस को ही नहीं, अब बहुत ज्यादा आवश्यक है कि इस देश के अंदर जितने भी शेल्टर होम चल रहे हैं उन सारे शेल्टर होम का सुपरविजन हर राज्य का हाई कोर्ट करे और टाइम टू टाइम वहां से रिपोर्ट मंगाई जाए, बच्चियों की काउंसलिंग हो। और आप ये भी देखिए कि कोई नॉर्मल बच्ची अगर किसी का किडनैप कर लिया गया, कोई मिस हो गई, तो वो शेल्टर होम में आ रही है, उस नॉर्मल बच्ची को उस बच्ची के साथ रखा जा रहा है जो पागल है, जिसको जो विक्षिप्त है या जिसको कोई डिसीज हुई है। इनकी स्कूलिंग का क्या होगा, इनकी एजुकेशन का क्या होगा? क्या इनको आपने रिहेबिलिटेट किया है? क्या आपने कोई नौकरी दिलवाई है? कितनी बच्चियों को आपने एजुकेशन दी है? कितनी बच्चियों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिलवाया? क्या शेल्टर होम का पर्पज सिर्फ ये है कि ऐसी बच्चियों को आप वहां रखेंगे, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आकर के शेल्टर होम के अंदर उन बच्चियों का रेप करेंगे? अगर वो मना करेंगी तो उनको आप ड्रग्स दोगे, नशे के इंजेक्शन दोगे। ये सारी चीजें शेल्टर होम में हो रही हैं। और मेरी डिमांड ये भी है कि इस बिटिया का भी मेडिकल चेकअप अभी तक हो जाना चाहिए था कि इसको ड्रग्स दिया गया है या नहीं दिया गया। उसके पहले जब वो बच्ची प्रयास एनजीओ जो विश्वजीत सर हैं, जो कि दिल्ली में जिसमें रही है वो बच्ची, एक और संस्था है रेस्क्यू फाउंडेशन, उसकी जो मैम है आखिर त्रिवेणी, बहुत तारीफ करती है। आखिर ये बच्ची अगर विक्षिप्त है तो उन दो व्यक्तियों की क्यों तारीफ कर रही है? ये लगातार कह रही है। और उस बच्ची का पिक्चर देखिए, इतनी हेल्दी, इतनी प्यारी बच्ची है, जूडो कराटे सीख रही है, लेकिन जब वो इस शेल्टर होम में आती है तो उसको इस कंडीशन में पहुंचा दिया जाता है। तो ये विषय जो है बहुत ही गंभीर है। देश की 49% आबादी की सेफ्टी, सुरक्षा का सवाल है और मैं यही उम्मीद करती हूं कि इमीडिएटली इस पर एफआईआर लॉन्च होगी, बंदरा गुप्ता को वहां से सस्पेंड किया जाएगा और जितने ऑफिसर्स जिनके पास महिला विकास मंच की महिलाएं गई हैं, वो बिटिया गई है, चाहे वो पटना के डीएम हो, यहाँ के एसपी हो, जिन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया है, उन सबको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए। उसके बाद जो एसआईटी की टीम गठित हो उसमें जो है काउंसलर या महिला विकास मंच की महिलाओं को रखा जाए। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ और इस बेटी के लिए आगे फर्दर महिला विकास के मंच के साथ मैं खड़ी हुई हूँ, निर्भया के जस्टिस की तरह हाथरस की बिटिया या देश की और बेटियों के लिए लड़ रही हूँ। तो ये मेरा उद्देश्य है कि आप लोग भी हमारी आवाज बने। तो आप सभी साथियों का, मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना